देखो लास्ट टॉपिक है, बचा था आपका फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और डैम श्योर है एक क्वेश्चन इसका श्योर है, पक्का है एक क्वेश्चन इसका पेपर में आएगा। अब वो चाहे जैसे घुमा के दे, अभी हम क्वेश्चन करवा भी देंगे इसका, बाकी आप मान के चलिए कि फराडे लॉ आएगा जरूर। अच्छा, अभी आपको ईएमएफ, फिजिक्स में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे भी आपको फराडे मिलेगा, वहां पे भी आपको फराडे मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों जगह पर दो स्टेटमेंट है। फिजिक्स के फराडे में भी दो लॉ है, दोनों का स्टेटमेंट अलग अलग है। केमिस्ट्री के फराडे में भी दो लॉ है, दोनों का स्टेटमेंट अलग अलग है, मिसमैच नहीं होना चाहिए दोनों का। अब ये बेसिकली पढ़ना क्यों है? अच्छा आप बताइए, आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया था, तो आप उस पर एक प्रोडक्ट एनोड पे निकालते थे और एक प्रोडक्ट, तो आपने तो बस निकाला ना कि ये वाला प्रोडक्ट कैथोड पे निकलेगा, ये वाला प्रोडक्ट एनोड पे। अभी आपने क्या अमाउंट बताया था कि इतना कैथोड पर निकलेगा और इतना एनोड पर निकलेगा? आपने अमाउंट नहीं बताया था, आपने बस बता दिया कि ये कैथोड पर निकलेगा और ये एनोड पर निकलेगा। अब एग्जैक्टली कितना अमाउंट निकलेगा वो आपको फराडे बताएंगे, ठीक? तो फराडे, अच्छा दूसरी बात, फराडे अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। मतलब ऐसे मानिए इलेक्ट्रिक का काम है, अगर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट है, फराडे ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे न्यूटन हर जगह आ जाते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होगा तो फराडे जरूर कूदेंगे बीच में, ठीक? पहला लॉ, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आप ये बताइए, आपने इलेक्ट्रोलिसिस में अगर ध्यान हो तो आपने ये कहा था कि इलेक्ट्रोलिसिस में आपने बीकर लिया है और बीकर में आपने दो रॉड डाला था, एक इसमें एक रॉड आपकी एनोड बनी थी, एक रॉड इसमें आपकी कैथोड बनी थी, और आपने इसमें सॉल्यूशन डाला था, जिस सॉल्यूशन को आपको तोड़ना होता था, और उस सॉल्यूशन का नाम आपने क्या रखा था? इलेक्ट्रोलाइट। और उस रॉड को आपने इलेक्ट्रिक वायर से आपने इसको कनेक्ट कर दिया था, इसे किया था। तो अब आप ये बताइए, अगर मैं यहाँ से बैटरी ऑन करूंगा तभी तो यहाँ टूटना और जुड़ना एक दूसरे कैथोड एनोड पे प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर मैं बैटरी ही ऑफ रखता हूँ तो क्या इलेक्ट्रोलिसिस होगी? बैटरी ऑफ करके इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल है? नहीं है। तो आपको बैटरी ऑन रखनी पड़ेगी। बैटरी ऑन रखोगे तो ऑन बैटरी से आपको क्या मिलता है? करंट आता कैसे है? लाने वाला करंट इसको कौन है? तो इनडायरेक्टली आप ये नहीं बोल सकते कि जब तक आप अपने इसमें सिस्टम में जब तक आप चार्ज फ्लो कराएंगे तब तक मास डिपॉजिट होता रहेगा। बोल सकते हो कि नहीं भाई? जब तक चार्ज फ्लो कराओगे तब तक करंट बनेगा, और जब तक करंट सिस्टम को दोगे तब तक इलेक्ट्रोलिसिस चलता रहेगा। इसी को इनडायरेक्टली बोला गया है कि जब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा तब तक मास डिपॉजिट होता रहेगा। पहला आया। दूसरा, जितना ज्यादा चार्ज दोगे तो करंट उतना ज्यादा हो जाएगा और उतना ज्यादा डिपॉजिशन होगा। पहला समझ आया? या जितनी देर तक दोगे चार्ज को उतनी देर तक मास डिपॉजिशन होगा। दोनों पॉइंट है या नहीं है? चार्ज अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो डिपॉजिशन ज्यादा होगा, अगर चार्ज ज्यादा दोगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा, तब भी डिपॉजिशन ज्यादा है, और अगर आप लंबे समय तक दे रहे हो तब भी डिपॉजिशन ज्यादा ही होगा। तो पहले लॉ में ये कहा गया कि जो भी इलेक्ट्रोड, जो भी इस रॉड पे मास डिपॉजिट होगा वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना चार्ज आप देते हैं वो उसके मास डिपॉजिशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा फिजिक्स की नॉलेज के हिसाब से करंट इज इक्वल टू q अपॉन क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां से अगर आप q की वैल्यू निकालोगे तो q इज इक्वल टू i इंटू टी। तो q की जगह क्या रख सकते हो? I इंटू टी। रूल के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ, इज इक्वल टू लगाओ, यहां पर एक कांस्टेंट लगेगा z, I इंटू टी। अब ये जो z होता है, इस z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इसको इक्विवेलेंट, और इसको निकालने का तरीका होता है मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। वही जो आप नस्ट इक्वेशन में करते आए हैं, n पता करते थे ना, वही n है यहाँ पे भी। और f आपका क्या हो गया? फराडे कांस्टेंट 96487 एनसीईआरटी का डाटा, और 96500 ये भी एनसीईआरटी का ही डाटा है, बस उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक? तो ये तो हो गया आपका पहला लॉ। समझ आया?
ठीक, इतना ही था कि जितने ज़्यादा, अब देखो जितना ज़्यादा टाइम तक या जितना ज़्यादा करंट दोगे उतना ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा। ये ओवरऑल इनका पहला लॉ था, समझ आया? पहला हो गया। अब इसमें न्यूमेरिकल करवा देंगे। दूसरा लॉ भी लगे हाथ समझ लो। दूसरा लॉ ये कह रहे हैं व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड। अब इसको सीधे डायरेक्ट समझो पहले कि दूसरे लॉ में क्या रहे हैं ये। दूसरे लॉ में इनका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं, तीन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, ये हो गया बीकर नंबर ए, ये हो गया बीकर नंबर बी और ये हो गया बीकर नंबर सी। मतलब इसमें ए केमिकल है, इसमें बी केमिकल है और इसमें सी केमिकल है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको 2 एम्पियर की करंट दे दी। अब 2 एम्पियर की करंट 5 मिनट तक हम दिए, तो ये बताओ 2 एम्पियर की करंट इसको भी मिलेगी, 2 एम्पियर की करंट इसको भी मिलेगी और 2 एम्पियर की करंट इसको मिलेगी। प्रीवियस नॉलेज फिजिक्स का रूल लगाओ तो तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड हैं, सीरीज में। और सीरीज में क्या सेम होता है, तो मेक श्योर है 2 एम्पियर दोगे तो इसको भी 5 मिनट तक के लिए, 2 एम्पियर इसको भी 5 मिनट के लिए, 2 एम्पियर इसको भी। तो इसका जो मास होगा, इसका जो मास होगा, मान लो डिपॉजिट हुआ Ma, इसका जो मास होगा मान लो डिपॉजिट हुआ Mb और इसका जो मास डिपॉजिट हो गया वो मान लो Mc। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड, अगर आप सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब आप क्या कह सकते हो, करंट भी कह सकते हो, चलो एम्पियर नहीं ले लो तो आप यहाँ चार्ज ही ले लो, 2 कूलाम का चार्ज इसको दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया। तो व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, इसमें NaCl ले लिया है, इसमें CaCl2 ले लिया है, इसमें MgCl2, आपने तीनों में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, देन द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, इसका मास Ma, इसका मास Mb, इसका मास Mc, ठीक, डिफरेंट मासेस डिपॉजिटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट। मतलब इनका जो मास का रेशियो होगा Ma रेशियो, Mb रेशियो, Mc इज इक्वल टू, ये इनके इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा, इक्विवेलेंट रेशियो। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ A रेशियो इक्विवेलेंट मास ऑफ B और इक्विवेलेंट मास ऑफ, ये इनके हिसाब से कहने का था कि जो भी अगर आप सेम टाइम सेम चार्ज अगर आप डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में फ्लो कराते हैं तो उनके मासेस का जो रेशियो होगा वो उसके इक्विवेलेंट रेशियो के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो अब ये बात है कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, तो इक्विवेलेंट रेशियो होता है मोलर मास ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे B का लिखोगे तो लिखोगे मोलर मास ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसे ही मोलर मास ऑफ C अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कुल मिला के यही था। अब आपको उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है कि कैसे क्या करना है। समझ आया, क्लियर हुआ? अब देखो न्यूमेरिकल के लिए एक काम कर लो ताकि न्यूमेरिकल इसका आसान, अच्छा न्यूमेरिकल में शॉर्टकट तरीके से करना सिखा दे रहा हूँ ताकि आपके लिए प्रॉफिट रहेगा, ज़्यादा ताम झाम नहीं। क्योंकि जानते हो फराडे के क्वेश्चन में ना बहुत दिक्कत होती है, हमको यही नहीं समझ में आता है कि फराडे में शुरू कहाँ से करें, क्योंकि वो क्वेश्चन घुमाएगा, इतना डिपॉजिट इतना ग्राम हुआ, इतने में इतना हुआ तो कितना क्या हो, तो फराडे में घुमाएगा। आपको ज़्यादा घूमना नहीं है, आपको क्या मतलब है, आपको क्वेश्चन में कौन कौन सा पॉइंट पकड़ना है बस उतना पकड़ना है, ज़्यादा मतलब नहीं। क्योंकि वो फराडे के क्वेश्चन में डाटा आपको हद से ज़्यादा देगा, इतना आप मान के चलिए, ऐसा ऐसा डाटा देगा जिसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, वो भी देगा। और एक नॉर्मल बच्चे का दिमाग, हम यही सोचते हैं ना जो क्वेश्चन में दिया है उसको कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही वो, तो हम यही सोच के यूज करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो अब एक चीज़ देख लो ताकि बहुत चीज़ शॉर्टकट हो जाएगी। जैसे पहले निकाल लो आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, पहले वो निकाल लो। अच्छा ये बताओ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, और 1 मोल में कितना नंबर होता है, 1 मोल में कितना नंबर होता है, 10⁻20। इसी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही जब मल्टीप्लाई करते हो तो यही आता है, यही मल्टीप्लाई करने पाता है, और इसी को राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली इसी को क्या कर दिया गया है, और इसी को आप
1 फराडे बोल सकते हैं। अब ये दिमाग में बसा लो, मतलब इसी को आप 1 फराडे, इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो मतलब कितना चार्ज लगा, 1 फराडे, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना फराडे चार्ज, कितना चार्ज लगा, 1 फराडे चार्ज लगा, क्योंकि इतना कूलाम भी तो लिखते हो, तो उसी इतने कूलाम को ही क्या बोला गया है, मतलब कि जैसे वो लिखते थे ना A1 kg, 1 किलोग्राम में कितना, 1000 ग्राम, तो वैसे ही 1 फराडे में कितना 96500 कूलाम। समझ आया? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फराडे, 10 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 10 फराडे। तो पहले ये क्लियर रखो, क्योंकि सबसे फराडे के क्वेश्चन में सबसे क्रूशियल स्टेप यही है, ये पता कर ले गए कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत। यही नहीं पता होगा आपसे, क्योंकि यहां बैलेंस आपको करना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में आप बैलेंस आपको क्वेश्चन करके मिलता था, यहां एक स्टेप आपका बढ़ेगा भी, आपको बैलेंस करना भी पड़ेगा, खुद ही चेक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा पड़ेगा आपके लिए। समझ आया? ये याद रहेगा, अभी बाकी क्वेश्चन धड़ धड़ हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन लिखो। अब पहला, कैलकुलेट मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, कैलकुलेट मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, Ag डिपॉजिटेड when 10 एम्पियर करंट, when 10 ampere current is passed for 10 hour, दूसरा क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड, दूसरा लिखो, कैलकुलेट द करंट required to deposit 10.8 gram of Ag, 10.8 gram of Ag by electrolysis in 2 hour, चलिए अब देखो सॉल्व कैसे करना है। पहले जो क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है पहले उसको उतारो। कैलकुलेट मास, आपसे मास पूछे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं कितना मास डिपॉजिट होगा व्हेन 10 एम्पियर करंट इज पास्ड, तो 10 एम्पियर आपको करंट फ्लो करा रहे हैं, पास फॉर 10 आवर, आपको टाइम दिया है 10 घंटे, लेकिन आपको पता है कि कभी भी चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, टाइम कभी भी घंटे में नहीं रखा जाता, किसमें रखा जाता है, सेकंड में। तो 10 घंटे में, 1 घंटे में कितना सेकंड, वाह, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 10 घंटे में कितना 3600 इंटू, इतने सेकंड हो गए। कोई दिक्कत? चलो ये हो गया। आपसे पूछे हैं मास, अब आप जरा ध्यान से देखो, तो पता है फैराडे फर्स्ट लॉ लगाओ, तो मास इज इक्वल टू ZI इंटू T। चलो Z, तो Z क्या होता है आपका, मोलर मास अपॉन N इंटू F। तो सिल्वर दिया ना, तो सिल्वर का मोलर मास कितना होता है 108, ये फंस रहा है N। अच्छा फराडे तो सीधे F हो गया, तो आप चाहो तो रख दो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, 96500 ये रख दिया, करंट रख दिया 10 और टाइम रख दिया 10 इंटू 3600। चलो ये तो रख दिया, अभी फंस रहा है आपका N। तो आप जरा ये बताइए, आपसे कहा है कि Ag डिपॉजिट हो रहा है, तो आप इसको इमेजिन करिए, Ag डिपॉजिट होने का मतलब है कि Ag पे कितना चार्ज होता है, सिल्वर पर कितना प्लस होता है, 1 प्लस। तो इसका मतलब है कि Ag पर अगर 1 प्लस होगा तो डिपॉजिट होने का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही तो वो डिपॉजिट होगा।
एक इलेक्ट्रॉन, अभी शुरू से पढ़ते आ रहे हो, अंतिम है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप समझिए बहुत दयनीय स्थिति है। डिपॉजिट कब हो सकता है, कहीं इकट्ठा कब होगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही तुरंत वो अपने न्यूट्रल स्टेट में आके किसी के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। और जब टूटता है, याद करो डेनियल सेल, जिंक आयन में Zn टूट के सोल्यूशन में आता था और कॉपर जाके चिपकता था गेन करके, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चिपकता था और Zn टूटता था। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 1, यानी n की वैल्यू यहाँ कितनी रखेंगे आप, 1 हो गया। अब देखो ये 0 से 0 और ये 0 से 0 कट गया, तो आपका बचा 108 इंटू 36 और ये बचा आपका 100 और नीचे आपका बचा 965। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग आएगा 402.9 ग्राम मास। सॉल्व करने पे आप कर लीजिएगा सॉल्व, लगभग 402 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। पहला क्लियर हुआ, यही था। दूसरा आपसे कहा है सॉल्यूशन नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट था। सेकेंड आपसे कहा है कैलकुलेट द करंट। इस बार आपसे करंट पूछे हैं, वो करंट पूछे हैं। रिक्वायर टू डिपॉजिट 10.8 ग्राम। इस बार आपको मास दे दिए हैं, कितना, 10.8 ग्राम बाई इलेक्ट्रोलिसिस इन 2 आवर। तो इस बार आपको टाइम भी दे दिए हैं 2 घंटा, तो 1 घंटे में 3600, तो 2 घंटे में 7200। तो आप चाहो तो इसको ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आपको मास इज इक्वल टू Z I T, मास गिवन है कितना, 10.8। Z क्या होता है, मोलर मास अपॉन N इंटू F। तो मोलर मास कितना होता है उसका, 108। सिल्वर ही है ना, क्वेश्चन में पढ़ लो, सिल्वर ही है आपके पास, तो सिल्वर है तो एज इट इज उसके लिए भी N की वैल्यू 1। और फराडे 96500 मल्टीप्लाई बाई I निकालना था और इंटू टाइम हो गया 2 इंटू, ठीक, इसको ऊपर भेजो तो ये हो जाएगा 10.8 इंटू 96500 और ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आएगा 2 इंटू 3600, I इधर ही रह जाएगा, तो छूटा तो नहीं है ना, 108 छूटा है, ये बस गया 108। अब ये 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0 काट दो, ठीक। या रुक जाओ, मत काटो, एक काम आसान कर देगा अभी तुम्हारा, 3600। ये बताओ, इसका 1 0 इसको दे दो, तो इसका 1 0 देते ही ये क्या हो गया, 108। अब 108 कट गया, अब 1 0 से 1 0 इसका काट दो, तो ऊपर बचा तुम्हारे पास 965 अपॉन 36 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.34 एम्पियर, डिवाइड करोगे तो इतना आएगा 1.34 एम्पियर, ठीक। आगे समझ में, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। नंबर ऑफ फराडे रिक्वायर्ड टू लिबरेट 8 ग्राम H2, 8 ग्राम ऑफ H2, 8 ग्राम ऑफ H2 8 ग्राम ऑफ H2 इज, अब इज यहां लिखो, लिखा कम पड़ता, यहां लिख दो। 8 ग्राम ऑफ H2 इज, ऑप्शन लिखिए, पहला 16, दूसरा 3, उसके बाद 8, 2। चलो देखो, फराडे है तो ग्राम कहाँ आएगा। सुनो, तुमसे कहा है, अब ध्यान सुनो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन क्या कैसे फ्रेम करना है। नंबर ऑफ फराडे रिक्वायर्ड टू लिबरेट 8 ग्राम ऑफ H2। तुमको कितना फराडे लगेगा कि तुम 8 ग्राम H2 ले लो। 8 ग्राम H2 लेना है तुमको, H2 लेना है, तो H2 लेने का मतलब है इधर से 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तब तो H2 आएगा। अब वही पूछ रहा है कि कितना फराडे लगेगा 8 ग्राम के लिए। अब आप हमको ये बताइए, अब यहीं से ध्यान से देखिए, क्योंकि अब अगले सारे क्वेश्चंस में यही काम लगेगा। यहां कितने मोल इलेक्ट्रॉन है,
तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2 फराडे। यहां कितना मोल हाइड्रोजन बना है? 1 मोल, आगे कुछ नहीं है तो 1 मोल है। और अगर आप ग्राम में इसको लिखते हैं तो कितने ग्राम है ये? भाई 1 हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का मास। तो इसका मतलब है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन को बनाने में कितना फराडे लग रहा है? 2 फराडे लग रहा है। तो 1 ग्राम बनाने में कितना लगेगा? 2 फराडे बाई 2। तो 8 ग्राम बनाने में कितना लगेगा? तो 8 ग्राम बनाने में 2F इंटू 2 और इंटू 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4, 2 जा 8, कितना फराडे लग गया? 8 फराडे लग गया। समझ आया? ये तो यूनिटरी मेथड था। अब एक दूसरा तरीका, ऐसे समझो, ये तो ठीक है। ये बताओ ऐसे 2 ग्राम को बनाने में कितना फराडे लग रहा है? सुनो, 2 ग्राम को बनाने में कितना फराडे? 2 फराडे। फिर 2 ग्राम को बनाने में कितना लगेगा? फिर 2 ग्राम को बनाने में कितना लगेगा? और फिर 2 ग्राम को बनाने में कितना लगेगा? 2 फराडे लगेगा। अब ऐसा करो, जरा जोड़ो इसको, 2 2 4, 4 2 6, 6 2, तो 8 ग्राम फराडे, 8 ग्राम बनाने में कितना लगा? 2 2 4 2 6 2। तो इसका मतलब है 8 ग्राम बनाने में कितना लगेगा? तो ये यूनिटरी मेथड से आया। ये नॉर्मल आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन involved in the electrodeposition of 63.5 gram of copper, 63.5 gram of copper from a solution of CuSO4 is ऑप्शन लिखो। पहला 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दूसरा ऑप्शन लिखो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। तीसरा लिखो 3.011 पावर सेम 10 टू द पावर 23। और चौथा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। हो गया? चलो अब आप इसमें देखो, आप अच्छा ये बताओ, आपसे फराडे नहीं पूछा है, आपसे सीधे सीधे वो क्या पूछा है? नंबर ऑफ, आपको इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। अच्छा आपसे पूछ रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा 63.5 ग्राम कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिपॉजिट होने में। इसका मतलब है आपके पास कौन सा सॉल्यूशन है? कौन सा सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जब इसमें टूटेगा तो किस में टूटेगा? कॉपर +2। यही तो जाके दूसरे रॉड पे डिपॉजिट होगा। तो इसको डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? तो कितने मोल हैं? कितने मोल है ये? 2 मोल हैं। 1 मोल में कितना होता है? 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर। तो 2 मोल में कितना हो गया? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन लगेंगे। ऑप्शन दिया हुआ कोई एक। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी that can deposit 108 gram of silver from silver nitrate solution is from silver AgNO3
फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज। चलो पहला ऑप्शन लिखो 1 एम्पियर, दूसरा 1 कूलाम, तीसरा 1 फराडे, चौथा 2 एम्पियर। चलो आपसे कहा है कितना इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट होगा। डैट कैन डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अच्छा इस बार कौन सा सोल्यूशन है तुम्हारे पास? सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? ये G+ के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि यही निकलेगा फिर यही जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Eg। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 1 मोल। और 1 मोल का मतलब क्या होता है? बस हो गया 1 फराडे। चलो अगला लिखो 3 फराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 3 फराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी are passed through molten Al2O3 comma aqueous solution of CuSO4, aqueous solution of CuSO4 and molten NaCl taken in 3 different electrolytic cell. Taken in 3 different electrolytic cell. Full stop. The amount of Al comma Cu and Na deposited at the cathode will be in the ratio of चलो पहला ऑप्शन लिखो 1 मोल is to 2 मोल is to 3 मोल। वो रेशियो का साइन बना लेना। 1 मोल is to 2 मोल is to 3 मोल। दूसरा ऑप्शन 1, 1.5, 3 मोल बढ़ा लेना आगे। 1 मोल is to 1.5 मोल is to 3 मोल। तब m स्मॉल लिखो, वो मोलैरिटी हो जाएगी, वो कैपिटल M। थर्ड ऑप्शन लिखो 3 मोल, 2 मोल, 1 मोल। और फोर्थ लिखो 1 मोल, 1.5 मोल और 2 मोल। हाँ क्या पहला वाला? 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल पहला वाला। दूसरा 1 मोल, 1.5 मोल और 3 मोल। अब देखो ये क्या रहा है क्वेश्चन। 3 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर पास्ड थ्रू Al2O3, CuSO4 और molten NaCl, यानी आपके पास 3 सोल्यूशन है। तो ये हो गया पहला सोल्यूशन, इसमें हो गया दूसरा सोल्यूशन और इसमें हो गया आपका तीसरा सोल्यूशन। और आपसे कहा यह गया है कि 3 फराडे भेजा गया है, 3 फराडे। तो पहला वाला जो है, पहले बीकर में आपके पास है Al2O3, दूसरे बीकर में आपके पास है CuSO4 और तीसरे बीकर में आपके पास है NaCl। समझ आया? अब समझो Al2O3 में से एल्यूमिनियम बाहर निकलेगा तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Al में। ठीक।
कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकलेगा +2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर में। NaCl में से Na+ बाहर निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na में। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? चलो अब आपने पास कितना किया है? 3 फराडे। ये बताओ 3 मोल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना मोल एल्यूमिनियम बन रहा है? 1 मोल एल्यूमिनियम। 3 मोल का मतलब कै फराडे? अच्छा यहाँ कै मोल है? ये 2 मोल का मतलब कै फराडे? लेकिन यहाँ कॉपर कितना बन रहा है? 1 मोल ही तो बन रहा है। यहाँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कै फराडे? और सोडियम बन भी कितना रहा है? आपसे पूछा है कि देखो समझो, 3 फराडे दिए हैं तो 1 मोल बन रहा है, 2 फराडे दिए हैं तो 1 मोल बन रहा है, और 1 फराडे दिए हैं तो 1 मोल बन रहा है। ये आपकी इक्वेशन कह रही है, लेकिन आपने अपने सॉल्यूशन को कितना दिया है? 3 फराडे। तो 3 फराडे से कितना बना? तो ये तो ठीक है, ये क्लियर है कि 3 फराडे से 1 मोल बन गया, ये क्लियर है, साफ हो गया ये। अब ये बताओ 2 फराडे से कितना बन रहा है? 2 फराडे से कितना मोल बन रहा है? तो 1 फराडे से कितना बनेगा? तो 3 फराडे से कितना बनेगा? 3 फराडे से कितना बनेगा? 1/2 इंटू 3/2 कितना हो गया? अरे 3/2 ही, 1.5 ही तो होगा। तो समझो 1 फराडे से उसी में हो गया क्या? रुको एक फिर से लिख लो, ऐसे फिर से लिखो। देखो इधर देखो, 2 फराडे से कितना मोल बन रहा है? इसमें कोई दिक्कत? तो 1 फराडे से कितना बनेगा? 1/2 मोल। तो कितना दे रहे हो तुम? तो 3 फराडे से कितना बनेगा? तो 3 फराडे से 1/2 इंटू 3 मोल, और 3/2 कितना होता है? 1.5। इसका मतलब कितना बनेगा? 1.5 मोल। 1 फराडे से 1 मोल बन रहा है, तो 3 फराडे से, यानी कि एल्यूमिनियम कितना बना? कितना बना एल्यूमिनियम? 3 फराडे से कितना एल्यूमिनियम के 3 फराडे दिए थे ना, कितना बना? कॉपर कितना बना? ये हाँ, कॉपर कितना बना? और सोडियम कितना बना? सोडियम कितना बना? कौन सा ऑप्शन है? 1 मोल, 1.5 मोल, 3 मोल, कौन सा ऑप्शन है? हाँ तो बस दूसरा मान लो, ठीक। लिखो द सेम अमाउंट, अगला क्वेश्चन लिखो, द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, the same amount of electricity was passed through two cell TWO, two cells containing molten Al2O3 and molten NaCl full stop. If 1.8 gram of Al, were liberated निकलना, liberated in one cell, comma, the amount of Na liberated in the other cell is ऑप्शन लिखो 4.6 ग्राम,
2.3 ग्राम, 6.4 ग्राम, 3.2 ग्राम। चलो देखो, तुमसे कहा है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं हाँ, द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज पास थ्रू द टू सेल्स कंटेनिंग मॉल्टेन Al2O3 एंड मॉल्टेन NaCl। तो हमको ये बताओ, मॉल्टेन Al2O3, तो मॉल्टेन Al2O3 को जब तोड़ोगे तो तुम्हें बेसिकली तुम्हें इसमें से Al2O3 में से तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम +3, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम में। ठीक, दूसरा क्या बोला है, मॉल्टेन NaCl, तो मॉल्टेन NaCl में से तुमको क्या मिल जाएगा, Na+, भाई जो मेटल है उसका अपना चार्ज, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na में। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, वो कह रहे हैं कि अगर 1.8 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है एक सेल पे, तो सोडियम कितना होगा, वो आपसे दूसरा पूछ रहे हैं। तो कुल मिला के और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो रही है, जिसका मतलब फर्स्ट लॉ लगाना है कि सेकंड लॉ लगाना है, सेकंड लॉ लगाना है। और सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि उनके मासेस का रेशियो, तो भाई पहले पे कौन है, एल्यूमिनियम /2 सोडियम, मतलब पूरा नहीं लिखे, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ, पहला मास ऑफ एल्यूमिनियम और /2 इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम। ठीक, चलो ये बताओ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है, 27। एल्यूमिनियम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लग रहे हैं, तो नीचे लिख लो 3/2। सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23 डिवाइडेड बाई, सोडियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 1। अच्छा 3 1 जा 3, 3 9 जा, तो ये हो गया 9/23। मास ऑफ एल्यूमिनियम /2 मास ऑफ सोडियम। अच्छा इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 9/23, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं। क्वेश्चन में किसका मास तुमसे पूछा है, सोडियम का, और किसका मास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इसका गिवन है ना, कितना गिवन था, 1.8। तो एल्यूमिनियम का मास गिवन है कि 1.8, तो 1.8 अपॉन मास ऑफ सोडियम लिबरेटेड इज इक्वल टू 9/23। इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 23 अपॉन 9 इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम। ठीक, 9 1 जा 9, 0.2, 23 दूनी 46, 46 का मतलब हो गया 4.6 ग्राम, मतलब Na का जो मास डिपॉजिट होगा वो 4.6 ग्राम Na डिपॉजिट होगा। ठीक।